हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी के टॉपिक को स्टार्ट किया था और आप सभी ने बेसिक साइटोलॉजी टर्म्स और उसके जो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेल के जो टाइप्स के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेल की अपनी ही एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया होती है, उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यूकेरियोटिक कोशिका की हमने बात की थी क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये जो बहुत ही आद्य यानी कि पुराने प्रकार का केंद्रक युक्त कोशिकांग होते हैं जो सामान्यतः नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है या माइकोप्लाज्मा जैसे जीवाणु होते हैं, वो इस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या करते हैं, धारण करते हैं। सेकंड नंबर हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूं दूसरी कोशिका की तो वो रहेगी अपनी यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका नाम से ही पता चलता है, यू मतलब कि वेल डेवलप्ड, जिसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, उस कोशिका को हम क्या कहेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका। अब अगर यूकेरियोटिक कोशिका को हम बांटने की कोशिश करें तो आपने क्या देखा कि हमने यूकेरियोटिक कोशिका के जो एग्जाम्पल्स लिखे थे उसके अंदर हमने उच्च कैटेगरी के जो पादप थे और उच्च कैटेगरी के जो जंतु थे उन दोनों को रखा था। तो यूकेरियोटिक कोशिका को आगे पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में विभाजित करता है, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका को अगर हम दो भाग में विभक्त कर सकते हैं, पादपों को रिलेटेड पादप कोशिका और जंतुओं से रिलेटेड जंतु कोशिका। लेकिन इन दोनों कोशिकाओं को पढ़ने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। तो यूकेरियोटिक कोशिका को अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा अपने को या तो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, सबसे बाहर की तरफ मिलेगा अपने को कोशिका भित्ति। कैसे, यहाँ देखें आप, मान लो ये कोई सेल है, यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें ना तो जंतु कोशिका ना ही पादप कोशिका, तो इसके सबसे बाहर की तरफ क्या हो सकती है कि सबसे बाहर की तरफ पहले तो हो सकती है कोशिका भित्ति, यानी कि दीवार हो सकती है, भित्ति, ये होगी सबसे बाहर की तरफ। अब हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, इसके अंदर की तरफ एक झिल्लीनुमा संरचना भी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली भी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो और इसके चीजें अलग प्रकार की, जैसे इसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक, इसके अंदर मुख्य कोशिकांग पाए जा सकते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त हो सकते हैं, एकल झिल्ली युक्त हो सकते हैं या झिल्ली विहीन भी हो सकते हैं, झिल्ली विहीन। इस प्रकार की संरचनाएं अपने को एक कोशिका या एक नॉर्मल सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। तो हम बात करते हैं, एक हो गई कोशिका भित्ति, एक हो जाएगी इसके अंदर रिक्तिकाएं। पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है, रिक्तिकाएं, और एक हो जाएगा इसका जीव द्रव्यक, जिसे हम बोलते हैं, ये एक जैव प्रकार का या सजीव प्रकार का होता है जीव द्रव्यक, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हमने बात की यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो पादपों में पाई जाएगी, रिक्तिका पादपों के अंदर, जीव द्रव्यक। अब जीव द्रव्यक अगर हम आगे और डिटेल में अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो अपने को क्या मिलेगा, देखने को अपने को मिलेगा जीव द्रव्यक दो भागों में बटा रहता है। एक तो होती है कोशिका झिल्ली और एक होता है इसका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। देखो, सेल की बात की रही थी बाहर से, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर हम जा रहे हैं। सबसे बाहर की तरफ हमने कोशिका भित्ति, रिक्तिका, ये दोनों पादप कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट रहती है। जीवों के अंदर मुख्य रूप से जो जंतु कोशिका में ये दोनों पाई नहीं जाती। हमने बात कर दी थी जीव द्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म में हमने कोशिका झिल्ली को पढ़ा था क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादपों में होती है। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। अब देखो, जीव द्रव्य खुद है जो दो भागों में बटा रहता है। देखना, जीव द्रव्य के जो डिटेल में अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखो, एक तो मिलती है अपने को कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और एक मिलता है अपने को केंद्रक। दो ही चीजें मिलती है, कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म। देखो, कोशिका द्रव्य में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव रिलेटेड हम बात करें तो कोशिका द्रव्य में अपने को एक तो अपना जीव
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला भाग देखने को मिलता है। मुख्य रूप से कोशिकांग देखने को मिलते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त हो सकते हैं, एकल झिल्ली युक्त हो सकते हैं या झिल्ली विहीन हो सकते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर अपने को क्या मिलेंगे? कोशिकांग मिलेंगे। कोशिकांग जो कैसे कैसे हो सकते हैं, सभी कोशिकांगों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोहरी झिल्ली युक्त, यानी कि ऐसे कोशिकांग जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन रहेगी, दोहरी झिल्ली युक्त। दूसरे रहेंगे अपने एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त, और तीसरा रहेगा अपने झिल्ली विहीन, झिल्ली विहीन। ये मुख्य प्रकार के 3 प्रकार के कोशिकांग अपने को देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, दोहरी झिल्ली युक्त में सबसे पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है लवक। ये 2 ही ऐसे कोशिकांग हैं और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, उसके अंदर मैक्सिमम ऑप्शन में अपने को माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह भी है। श्वसन क्रिया यहाँ पर होती है, सारी क्रिया यहीं पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने को ऑप्शन में ज्यादा बार मिलता है। लवक भी होता है, याद रखना, लेकिन ये ज्यादातर 10 आउट ऑफ 9 टाइम में ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपने को ऑप्शन में मिलेगा। ये दोनों मिल जाए तो वो दोनों होंगे, याद रखना। फिर बात करते हैं एकल झिल्ली युक्त। हमने दोहरी झिल्ली युक्त की बात कर ली थी, एकल झिल्ली युक्त छोड़कर हम झिल्ली विहीन की बात करते हैं। बाकी जो पीछे बचेंगे वो क्या रहेंगे? एकल झिल्ली युक्त। तो झिल्ली विहीन में बात करूं तो एक तो होता है तारककाय, सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं, और एक होते हैं राइबोसोम। ये 2 ही होते हैं झिल्ली विहीन, जिसके ऊपर एक भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। अब जो पीछे बच गए वो सारे क्या है? एकल झिल्ली युक्त है। कौन कौन से? एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, सूक्ष्म नलिकाएं आदि। ये सारे जो बच गए हैं वो क्या रहेंगे? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग रहेंगे। अब हमने कोशिका द्रव्य की यानी कि साइटोप्लाज्म की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे केंद्र की, साइटोप्लाज्म। अब हम बात करेंगे केंद्र की। केंद्र के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो केंद्र के अंदर देखो, एक तो होती है केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, एक होता है क्रोमेटिन पदार्थ। ये मुख्य मुख्य चीजें हैं जो केंद्र के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। तो ये जनरल ओवरव्यू है सेल के ऑर्गेनल्स का, सेल के कोशिकांग का। उनके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल से लेकर कोशिका भित्ति से और यहां तक पहुंचेंगे अंदर के भाग तक, केंद्र तक। तो ये परिधि से केंद्र की ओर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले मुख्य मुख्य कोशिकांग हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे? ये टेबल अपने आप में 10 क्वेश्चन पुट करती है। कैसे? मुख्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिका में पादप और जंतु कोशिका की हम बात करें तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में, रिक्तिका केवल पादपों में। फिर बात करें जीव द्रव्यक में, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ऑप्शन में मिले तो किस में पाई जाएगी? और जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा, देखना प्रोटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य और केंद्रक 2 भागों में बटा होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर मुख्य रूप से बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने को कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली युक्त में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, एकल झिल्ली युक्त में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, सूक्ष्म नलिकाएं। झिल्ली विहीन यानी कि जिसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती, ऐसे 2 ही कोशिकांग है और मोस्ट ऑफ राइबोसोम अपने को ऑप्शन में मिलता है, क्योंकि राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S प्रकार का और यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम मिलता है और तारककाय। फिर केंद्र की बात करें तो केंद्र के अंदर केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ, ये मुख्य पदार्थ चीजें हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। अब हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोशिका का अंग है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। अब हम बात करेंगे अपना पहला कोशिकांग है जिसका नाम है कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे कहते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये क्या कार्य करती है और इसके ऊपर कंपटीशन में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखो सेल वॉल की बात करेंगे तो आपको पर्टिकुलर एक सेल का डायग्राम अपने दिमाग में रहना चाहिए। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो कि ये एक सेल है, होती ऐसी नहीं है लेकिन एक सेल है, तो इसके सेल के चारों तरफ अगर एक दीवार हो जाए, यानी कि जो इसकी रक्षा क्या कर सकती है, इसके किन किन कारणों से इनकी सुरक्षा कर सकती है। तो देखें सेल के सबसे बाहर की तरफ जो हार्ड यानी कि जिसका
आंतरिक भाग अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा और इसको सुदृढ़ बनाएगी। इस प्रकार की दीवार रूपी संरचना को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो देखो कोशिका भित्ति है जो 4 भागों में बटी रहती है। एक तो होती है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के ऊपर क्वेश्चन पुट हो चुका है, यानी कि फलों के पकने के समय ये फलों के पकने के समय यह गुल जाती है। कैसे? कोई भी फल है उसको पकने के समय ये उसमें गुल जाती है, जिसकी वजह से फल है जो पूर्ण रूप से पकने का सिंबल या साइन देते हैं, अपने को पता चलता है। फिर इसमें क्या होती है? प्राथमिक पटलिका, द्वितीयक एंड तृतीयक पटलिका। ये 3 प्रकार की पटलिकाएं होती है। अब कोशिका भित्ति एक तो पाई किस में जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर। पादप कोशिका, क्योंकि हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, तो पादप कोशिका एंड कवक में, क्योंकि कवक में काइटिन से मिलकर बनी होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने बात की ली तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हो सकती है। तो ये तो होगी बनी किसकी होती है। अब इसका मुख्य कार्य, यानी कि ये कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका के अंदर क्या कार्य करती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? तो देखें, कोशिका के अंदर एक तो उसको सुदृढ़ आकृति बनाए रखने में मदद करती है। याद रखना, जैसे कि जैसे अपने अंदर जीवों के अंदर कोशिका झिल्ली काम करती है, वैसे के वैसे ये कोशिका भित्ति भी काम करती है। सुदृढ़ आकृति बनाए रखने में, परासरण दाब में, परासरण दाब बनाए रखने में, सुरक्षा के आधार पर सुरक्षा करने में, और इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ये एक प्रकार की क्या है, अपने को ये चयनात्मक पारगम्य है, यानी कि ये चयन करके जाने देती है, आर पार अपने अणुओं को निकलने के देती है। तो चयनात्मक पारगम्य है, प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं, जिसमें अंदर क्या होता है कि जीव द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले कणों का आदान प्रदान होता है। तो ये अपनी पहला कोशिकांग था, कोशिका भित्ति। अब हम सेकंड बात करेंगे कोशिका झिल्ली। अब आपने जो पहले बात की थी कोशिका भित्ति, वो केवल और केवल किसके अंदर पाई जाती है? पादप कोशिकाओं के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है जो कोशिका झिल्ली, ये है जो जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है, जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये किस प्रकार की संरचना होती है और कहां पर पाई जाती है? तो हमने बात की थी कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पूरा भरा रहता है। तो जीव द्रव्य के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन यानी कि एक आवरण रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे हम जीव द्रव्य कला भी कहते हैं, कोशिका कला भी कहते हैं और कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये कैसी होती है ये याद रखना। इसकी हम प्रकृति की बात करें, सर्वप्रथम तो इसके अन्य नाम की बात कर ले, इसे कोशिका कला भी कहा जाता है, कोशिका कला एंड जीव द्रव्य कला। ठीक है, जीव द्रव्य कला नाम किसने दिया था? प्लो ने जीव द्रव्य कला नाम दिया था। याद रखना, एक वैज्ञानिक था प्लो, जिसने कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य कला का नाम दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली के ऊपर एक क्वेश्चन पुट होता है, क्या कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखना, 2 वैज्ञानिक है, जिसका नाम है सिंगर तथा निकोलसन। सिंगर तथा निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। याद रखना, इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, क्योंकि ये सर्वाधिक मान्य है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक सिद्धांत किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। यह पूछ जाता है कि तरल मोज़ेक मॉडल या सिद्धांत ये किसके ऊपर दिया गया? कोशिका के ऊपर, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी हो सकती है? प्रकृति मतलब कि किस प्रकार की? याद रखना, यह चयनात्मक अर्धपारगम्य। कैसे अर्धपारगम्य? क्योंकि ये अपने अंदर से होने वाले आयनों को चयन करके भेजती है, अपने अंदर से होने वाले आयनों को चयन करके भेजती है। अर्धपारगम्य होती है, यानी कि पारगम्यता इसकी अर्ध होती है। स्पेशल टाइप याद रखना किस प्रकार की? कोशिका भित्ति में हम बात करेंगे तो वो पारगम्य नहीं होती है, वो बिल्कुल भी अपने आर पार आयनों को नहीं होने देती है, लेकिन ये अर्ध पारगम्य होती है। इसके अंदर स्पेशल टाइप का गुण पाया जाता है कि कोशिका द्रव्य की परासरण दाब क्षमता को देखते हुए आंतरिक कण और कोशिका झिल्ली के बाहर के कणों को मापकर ये अंदर की तरफ प्रवेश करने देती है। अब इसका इंपॉर्टेंट है कार्य क्या हो सकते हैं? तो इसके कार्य वही होंगे जो
पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति को होते हैं। पहला तो कोशिकांगों की रक्षा करना, कोशिकांगों की रक्षा करना, कोशिकांगों की रक्षा करना। दूसरा हो जाएगा आकार व आकृति बनाए रखना, क्योंकि ये जंतु कोशिका में पाई जाएगी तो सबसे बाह्यतम झिल्ली रहेगी क्योंकि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। आकार तथा आकृति बनाए रखना, ये दो तो इसके मुख्य कार्य हो गए। तीसरा देखो, ये चयनात्मक अर्ध पारगम्य है तो परासरण दाब का संतुलन करती है, परासरण दाब का संतुलन, यानी कि परासरण दाब को संतुलित करती है। यानी कि इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, परासरण दाब की बात होगी तो सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय तथा निष्क्रिय परिवहन की क्षमता पाई जाती है, सक्रिय तथा निष्क्रिय परिवहन की क्षमता पाई जाती है। ये तो इसके निम्न मुख्य रूप से कार्य हो गए। लेकिन और भी अगर कोशिका झिल्ली के बारे में देखें तो कोशिका झिल्ली एक सेल का सबसे बाह्यतम भाग हो गया, तो वातावरण से संपर्क भी रखती है। वातावरण में संपर्क रखी थी, इसके अंदर से जो भी आयंस आर पार हो रहे हैं वो आयंस कोशिका की क्षमता को बढ़ाएंगे, भार को, मापन को। तो मुख्य रूप से अपने को 3 चीजें याद रखनी है। कोशिकांगों की सुरक्षा करना, ये इसका मुख्य काम हो जाएगा क्योंकि सबसे बाहर की झिल्ली है। आकार बनेगा क्योंकि सबसे बाहर का जो एरिया कवर करेगा उसी के आकार, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये इसका आकार है। फॉर एग्जांपल, ये सबसे बाहर वाली जो झिल्ली अपने को दिखाई दे रही है डॉट डॉट डॉट, ये कोशिका झिल्ली है, सेल का सबसे बाहर वाला है। तो ये इतना इसका आकार, ये जहां तक ये फैली हुई यही इसका आकार को क्या करेगी, फिक्स करेगी। तो आकार और आकृति बनाए रखती है। फिर परासरण दाब, जो ये मुख्य कार्य है क्योंकि हमने बात की थी चयनात्मक अर्ध पारगम्य होती है, तो सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन, यानी दोनों प्रकार का परिवहन मतलब कि आयनों का अंदर की तरफ जाना और आयनों का बाहर की तरफ जाना, इसके अंदर पाया जाता है। एंडोस्फाइपोसिस भी पाया जाता है। ये मुख्य चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। तो ये 2 चीजें हो गई अपनी कोशिकांगों में, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब हम नेक्स्ट अपने बात करेंगे वो है दोहरी झिल्ली युक्त वाले कोशिकांग। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। साथियों, हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि जो सबसे बाह्यतम भाग है उसमें पूर्ण कर लिया था। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी कि ऐसे सेल के कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि दोहरी झिल्ली होती है। इसके ऊपर 2 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, आंतरिक और बाह्य। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आपने सुना होगा, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, जो भी बोला जाता है वो इसको बोला जाता है क्योंकि ये मुख्य इंपॉर्टेंट भाग है यूकेरियोटिक कोशिका का। आपने पहला वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो आप सोच सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी श्वसन विकर के रूप में संरचना क्या पाई जाती है। तो साथियों, मेसोसोम के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड कौन कौन से हैं तो देखें, एक है माइट्रॉन जिसका मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है छड़नुमा, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि एक ऐसी छड़नुमा संरचना जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स यानी कि कण या आधात्री पाए जाते हैं, आधात्री या कण पाया जाता है। यानी कि एक ऐसी संरचना जिसके अंदर एक ऐसी छड़ाकार संरचना जिसके अंदर कण या आधात्री नुमा संरचना पाई जाती है, अंगुली नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, इसके खोज की, नामकरण की बहुत प्रकार की डिटेल्स है, उन सबको अपने को याद रखना पड़ता है। सबसे पहले है जो माइटोकॉन्ड्रिया को किसी ने देखा है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था कोलिकर ने। एक वैज्ञानिक था कोलिकर जिसने कीटों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था, याद रखना। लेकिन फ्लेमिंग ने, जो कोलिकर ने कीटों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, उसको फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम दिया था। एक वैज्ञानिक था फ्लेमिंग, इसने फाइलिया नाम दिया था, लेकिन ऑल्टमॉन ने बायोब्लास्ट नाम दिया था। याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, फ्लेमिंग और ऑल्टमॉन। कैसे कि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया नाम दिया था और ऑल्टमॉन ने बायोब्लास्ट नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, खोज का जो श्रेय है, वो किसको जाता है तो 2 नाम, फ्लेमिंग और ऑल्टमॉन, दोनों को जाता है। क्योंकि कोलिकर ने सर्वप्रथम कीटों के अंदर इसको देखा था, इसके बारे में कोई विशेष डिस्कवरी, इसके बारे में विशेष कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, केवल देखा था, इसको पता भी नहीं था शायद कि ये एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया है, केवल उसकी संरचना का अध्ययन किया था केवल और केवल कीटों के अंदर। तो अगर आपने को ऑप्शन में मिल जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है तो फ्लेमिंग और ऑल्टमॉन, और मेनली मैक्सिमम चांसेस के अंदर ऑल्टमॉन अपने को मिलता है।
ऑल्टमॉन इसका राइट आंसर रहेगा। तो याद रखना डिस्कवरी फ्लेमिंग और ऑल्टमॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी, खोज की थी। अब लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। साथियों हमने अभी तक पढ़ा है कि फ्लेमिंग ने इसको फाइलिया कहा, ऑल्टमॉन ने बायोब्लास्ट का, और हम खोज का जो श्रेय है वो भी किसको दे रहे हैं, फ्लेमिंग और ऑल्टमॉन को दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने तो इसको क्या नाम दिया था, फाइलिया और बायोब्लास्ट नाम दिया था। लेकिन अभी वास्तव में हम क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो अभी जो वर्तमान प्रचलित नाम है वो प्रचलित नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लेवल का है, क्योंकि सी बेंडा का यहाँ पर इसकी डिस्कवरी के अंदर देखने के अंदर में नाम ही नहीं आता, केवल इसका नामकरण में नाम आता है, इसलिए हम इसको साइड में कर देते हैं। लेकिन यही इसका सही आंसर रहेगा, सी बेंडा ने इसका नामकरण दिया था। अब देखो एक चीज, क्योंकि कोलिकर ने इसको कीटों में देखा था और सब नामकरण की प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन एक वैज्ञानिक आया था एफ मिविस, नाम याद रखना, एफ मिविस ने सर्वप्रथम प्लांट सेल यानी कि पादप की कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। यानी कि ये सारी चीजें तो जीवी जंतु कोशिका में हो रही थी, प्लांट की सेल के अंदर एफ मिविस ने 1904 के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। इतने लेट, क्योंकि ये सारी चीजें होती 18वीं शताब्दी के आसपास चल रही थी। फिर हम बात करेंगे आकार की, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा हो सकता है। हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोलाकार छड़नुमा हो सकता है, धागेनुमा अपने को दिखाई देगा। लेकिन इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई रहेगी 5 से 8 माइक्रोन के आसपास। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई की बात करें तो 5 से 8 माइक्रोन के आसपास इसकी क्या रहेगी, लंबाई रह जाएगी, क्योंकि ये छड़नुमा गोलाकार धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है। लंबाई 5 से 8 माइक्रोन तक। व्यास मुख्यतः काफी बुक के अंदर एनसीईआरटी में 0.5 से लेकर 1 माइक्रोन तक इसका व्यास, और यही मान्य है, ऑप्शन में यही अपने को मिलता है। लेकिन इसकी संख्या की मैं बात करूं तो संख्या को लेकर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है। कैसे है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, नॉर्मल कोई भी सेल के अंदर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से 50,000 तक हो सकती है, 50 से 50,000 तक हो सकती है, किसी के अंदर 5 लाख तक भी चली जाती है। लेकिन साथियों एक नाम आपने को याद रखना है, माइक्रोस्टेरियाज। ये क्या है, ये एक प्रकार का शैवाल है। माइक्रोस्टेरिया शैवाल के अंदर केवल और केवल एक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, माइक्रोस्टेरियाज शैवाल के अंदर एक कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, अपनी तरफ से इसको ज्यादा ध्यान देने योग्य है। फिर हम मैं बात करूँ इसी संरचना की, तो अपनी संरचना को देखो तो काफी बार ऑप्शन में ये पूछा जाता है, निम्न में से क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में पाई जाती है। तो उसमें देखना याद रखना, ये अपने को देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके देखो एक अंगुली के समान प्रवर्त दिखाई दे रहा है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग जिसे आधात्री कहते हैं, उसके अंदर कुछ अंगुलीनुमा पर्वत जैसी संरचनाएं पाई जाती है। उन्हीं अंगुलीनुमा पर्वत जैसी संरचनाओं को हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस कोशिकांग के अंदर अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है या क्रिस्टी पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये इसकी संरचना नजर आ रही होगी। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्य, जो अपने को ये 3 कार्य इसको याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट कार्य है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह इसे कहा जाता है। अब देखो पावर हाउस या शक्ति गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने अभी तक बात की थी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो काम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है श्वसन क्रिया का, क्योंकि ये क्या कैसा वायवीय श्वसन क्रिया करता है। श्वसन क्रिया के अंदर क्या करता है कि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा को निष्कासित करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का निष्कासन करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये ऊर्जा जब देगा तो एटीपी के रूप में देगा तो ऊर्जा देने वाला क्या कहलाएगा, पावर हाउस कहलाएगा। दूसरे क्रेब्स चक्र में उपयोगी, क्योंकि ये क्रेब्स चक्र आपको पता होगा, क्योंकि ग्लूकोज दो पायरुविक अम्ल के अंदर टूटता है, तो क्रेब्स चक्र में भी ये उपयोगी होगा, क्योंकि ये प्रकाशीय शोषण के बाद में भी काम करता है। और तीसरा इसको याद रखना, प्रकाशीय शोषण में भाग लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, प्रकाशीय शोषण में भाग लेने वाला कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस जिसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निष्कासन, श्वसन विकर के रूप में कार्य करने वाला सारा मुख्य अंग कौन सा कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। अब यह स्वतः जनन क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। कैसे है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं की प्रतिकृति खुद बनाता है, स्वयं की प्रतिकृति स्वयं बनाता है, यानी कि खुद की संख्या अपने आप बढ़ाता है, इसमें किसी और कोशिकाओं की और किसी की जरूरत नहीं होती है, स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। साथियों स्वतः जनन वर्ड किस में आया था,
स्वतः जनन की क्षमता कोशिका के अंदर खुद में पाई जाती है। हमने कोशिका का बात की थी तो हमने कहा था कि कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्योंकि इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस कैसा है? श्वसन विकर के रूप में भी काम करता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का, यूकेरियोटिक सेल का श्वसन स्थल के रूप में काम करता है क्योंकि ये कोशिकीय श्वसन को पूर्ण करता है, कोशिकीय श्वसन को पूर्ण करता है। ये इसका मुख्य भाग था। तो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा अपना दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है लवक। तो साथियों आज हमने कोशिकांगों को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और सभी प्रकार के जो कोशिकांग है उसको पढ़ना स्टार्ट किया और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को पूर्ण कर लिया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त अलग कोशिकांग जो लवक है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले मेरा एक प्रीवियस वीडियो और है जिसके अंदर हमने कोशिका के प्रकार के बारे में डिस्कस किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसके देखें और हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।